लेकिन फिर भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, जब इतना पढ़ लिया तो। चलो देखो जी, अभी तक हमने जितना भी बात किया, जितना भी सैटेलाइट वगैरह का हमने स्पीड वगैरह निकाला था, ठीक है, उसमें हमने दोनों के घूमने की बात नहीं की थी। लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन क्या होता है, जैसे कोई एक सैटेलाइट है, कोई या फिर कोई प्लैनेट ले लो, सपोज M1, कोई दूसरा प्लैनेट है M2, और अगर हम बोलें कि ये जो M2 है वो M1 के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये बोलना एक्चुअली में थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों जो है सैटेलाइट, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रोटेट कर रहा है। यानी कि अगर इन दोनों के मिलाने वाले लाइन को अगर आप देखो, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस r है, लेट अस अज्यूम कि इनके बीच का डिस्टेंस r है। थोड़ा सा कहानी में लेके जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के पास, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर दो मासेस M1 M2 है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, और अगर इसका सेंटर ऑफ मास मैं बोल दूं कि यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, और इसका M1 से डिस्टेंस जो है वो R1 है, और इस सेंटर ऑफ मास का M2 से जो डिस्टेंस है वो R2 है। ध्यान से देखना सब लोग, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कहानी मुझे बताओ आप, क्या होता था? R1 का वैल्यू किसी को याद है? वैल्यू ऑफ R1 कोई भी? हाँ आ जाओ। M1 R1 नहीं होता है बच्चे, M2 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और अगर R2 का वैल्यू लिखना है, R2 का वैल्यू वो किसके बराबर होता है? M1 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, ये दो मासेस है, फिलहाल हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है, और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ये रहा, ठीक, जिसका डिस्टेंस R है। मैंने मान लिया कि ये दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे कहीं लाई कर रहा है, जो कि इस मास से R1 डिस्टेंस पे है और इस वाले मास से R2 डिस्टेंस पे है। तो R1 और R2 का जो हम वैल्यू पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, अगर मैं पढ़ाया तो आपको दिखाऊंगा ये कैसे निकल के आता है। इस फर्स्ट मास से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है, दैट इज इक्वल टू सेकंड मास इनटू सेपरेशन बिटवीन टू मासेस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वैसे ही इस दूसरे वाले मास से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट मास इनटू सेपरेशन बिटवीन टू मासेस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल के आ गया। एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों मासेस रोटेट करता है अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। यानी कि ये कहानी है, देखो ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ कहीं है तो ये रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, और ये भी रोटेट कर रहा है एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। यानी कि ऐसे कुछ घूम रहा है, ये ऐसे 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 कहानी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर ध्यान से सोचो तो क्या हो रहा है, इमेजिन करो, अगर ये R1 है और ये जो है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर का काम करेगा, और इस मास के लिए ये रेडियस बन गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा, इस वाले किसी पाथ पे ये घूम रहा होगा, ऐसा, ये वाला चीज, ठीक है। यहां पे अगर इसका स्पीड कुछ मान लें v1 है, सपोज ये मास M1 था। इसकी बात करें तो ये किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है? इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसका भी सेंटर यहीं पे होगा, और ये कुछ इस तरह से ऐसे ये जा, ठीक है। अगर इसका स्पीड यहां पे कुछ मान लो कि v2 बोल देता हूं, तो ये कहानी है, ये ऐसे घूम रहा है इस वाले सर्कल पे जिसका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो है इस वाले सर्कल पे घूम रहा है अगेन, जिसका सेंटर क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों प्लैनेट या फिर दोनों सैटेलाइट जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग घूम रहा होता है। यही बात मैं लास्ट क्लास आपको बता भी रहा था। जैसे अगर हम धरती पे हैं और मून है, हम बोलते हैं कि मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में हम दोनों घूम रहे होते हैं, हम भी रोटेट कर रहे हैं, वो भी रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मास हमारा बहुत ज्यादा है, सपोज हम अर्थ पे हैं, ठीक है ना, हमारा m का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, m का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसके लिए m का वैल्यू बहुत कम है। इमेजिन करके देखो, अगर हमारा मास बहुत ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके पास लाई करता है, समझ रहे हो? देखो ना, R2 में कौन आता है? M1 आता है। R2 में कौन आता है? M1 आता है। तो अगर M1 का वैल्यू बहुत कम है तो R2 का वैल्यू बहुत कम आएगा। अगर M1 का वैल्यू बहुत कम है तो ये वैल्यू बहुत कम आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास एकदम इसके पास लाई करने लग जाएगा। तो सेम कहानी होता है, अगर अर्थ और मून, अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास उसका एकदम अर्थ के पास चला आता है। बात समझ रहे हो?
इन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अर्थ के पास एग्जिस्ट करने लग जाता है, इसलिए हमारा रोटेशन हमें फील नहीं होता है और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम अपने आप को मून के रिस्पेक्ट में रेस्ट में मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? रेस्ट में मान लेते हैं और हम मानते हैं कि हाँ मून ही हमारे चारों तरफ घूम रहा है। वैसे ही सेम कहानी हमारे और सन के बीच में देखें, अर्थ और सन के बीच में, तो सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास किसके पास लाई करेगा? सन के पास या अर्थ के पास? सन के पास लाई करेगा। तो सन के पास जब सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो हम सन को रेस्ट में मानते हैं और हम मानते हैं कि हम सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो सारा कहानी सेंटर ऑफ मास का है कि वो लाई कहां पे कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो बताओ क्या इनका एंगुलर, दोनों का सर्कल अलग अलग है? एक बात तो तय है, दोनों का सर्कल अलग अलग है। ओके सर, तो जरा बताओ अगर दोनों का सर्कल अलग अलग है क्या दोनों का v सेम होगा? v1 v2 सेम होगा या अलग अलग होगा? v1 v2 विल बी डिफरेंट, क्योंकि सर्कल का रेडियस अलग अलग है। दोनों का क्या सेम होगा? क्या ओमेगा बोल दूं सेम होगा दोनों का? एंगुलर स्पीड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो सवाल जो पूछता है वो यही सवाल आता है कि दोनों का एंगुलर स्पीड निकालो, किस एंगुलर, किस इक्वल, मतलब एक एंगुलर स्पीड से दोनों रोटेट कर रहा है। अब देखो पहले वाला जो मतलब ये है m1, हाँ इमेजिन कर भाई, ये रहा, ये रोटेट कर रहे हैं दोनों, ये रोटेट कर रहे हैं दोनों सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में दोनों को एंगुलर स्पीड सेम नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है ना। ओमेगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। v अलग अलग होगा क्योंकि v का वैल्यू हम जानते हैं, v किसके बराबर होता है? अच्छा, v1 को क्या लिख सकते हैं? r1 इंटू ओमेगा, पहले वाले का रेडियस है r1, तो v1 को r1 इंटू ओमेगा, और v2 को क्या लिख सकते हैं? r2 इंटू ओमेगा। v2 का यानी कि दूसरे वाले का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस r2, और पहले वाले का कितना है? r1। तो v1 विल बी r1 इंटू ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। सही बात। अच्छा, क्या क्या? हाँ, टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड सेम है, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो हमें ये ओमेगा निकालना होता है, बेसिकली जो सवाल आता है वो आता है ये ओमेगा निकालो, इनका एंगुलर स्पीड जिससे ये रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो हम किसी एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ते हैं m1 को, इस पे मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ m1 पे। तो फॉर प्लैनेट m1 या फिर मास m1 जो भी लिखो m1, जरा बताओ इस पे फोर्स बैलेंस करूं। एक तो अगर इसका स्पीड इधर v1 है, इधर की तरफ v1 है, तो एक तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक इधर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा? mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 या r2? ये बताओ पहले, ये कौन से सर्कल पे घूम रहा है, r1 पे या r2 पे? r1 पे। तो यहां पे आएगा mv1 स्क्वायर बाई r1। तो मैंने लिखा fg इक्वल टू, फोर्स अगर बैलेंस करूं, fg इक्वल टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1, या फिर इसको m ओमेगा स्क्वायर r1 लिख देता हूं क्योंकि ओमेगा मुझे निकालना है। अच्छा जरा बताओ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लिखूं मैं? ये दोनों, उसमें r आएगा कि r1 आएगा कि r2 आएगा? जब fg लिखूंगा तो r। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा दो मासेस के बीच में डिस्टेंस आता है, r2 नहीं गधे, r क्या आएगा? r। यानी कि जब fg का वैल्यू लिखूंगा तो मैं लिखने वाला हूं gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। याद है? gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r1, m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r1। अरे ठीक है क्या भाइयों? फिर से बोल रहा हूं, चलो सुनाई दे रहा है सबको? मैं इस वाले पे फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, तो इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक तो इसके स्पीड के कारण v1 के कारण mv स्क्वायर बाई r1, क्योंकि ये जिस सर्कल पे घूम रहा है उसका रेडियस r1 है, और दूसरा इन दोनों मासेस के कारण फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन r है ना कि r1 r2 है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो fg का वैल्यू आएगा gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जबकि इसमें आएगा m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 या फिर m1 ओमेगा स्क्वायर r1। क्लियर है बात? r और r1 क्यों आया, समझ में आ गया? चलिए, तो g
m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू R1। R1 का वैल्यू रख देता हूं। R1 यहां से हमें पता है, R1 होता है कितना, m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से देखो तो m1 m2 m1 m2 शहीद हो गया, हुआ, यहां पे लिख रहा हूं। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर सबको इधर भेजो। तो इधर चल रहा था g बाई आर स्क्वायर इंटू, उधर से क्या उठ के आया, m1 प्लस m2 ऊपर आया डिवाइडेड बाई एक और r, ये आ गया। तो ये बेसिकली आर क्यू बन जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों अंडर रूट कितना, g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये रहा तुम्हारा कॉमन एंगुलर स्पीड। अगर पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक। m1 दिया रहेगा, m2 दिया रहेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन पता रहेगा ही, ठीक है सर। यहां से एक और चीज प्रूफ कर सकते हो, देखो केपलर्स लॉ यहां भी प्रूफ हो रहा है। ओमेगा को क्या 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। तो यहां से देखो ये कांस्टेंट पूरा, ये पूरा कांस्टेंट, तो दिख रहा है कि t प्रोपोर्शनल है किसके, ये आर क्यू है ना, आर क्यू आर क्यू आर क्यू, तो अंडर रूट आर क्यू के प्रोपोर्शनल है t। तो क्या मैं बोल सकता हूं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर क्यू। ये देखो अगेन केपलर्स लॉ, समझ में आई बात। तो बेसिकली यहाँ पे ओमेगा निकालने का खेल है कि आपको ओमेगा पूछेगा, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल पूछा गया तो आपको बोलेगा कि कॉमन एंगुलर स्पीड निकालो, बाकी सारे डाटा दिए रहेंगे। तो अंडर रूट जी इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई आर क्यू। ध्यान रहे आर जो है वो दोनों प्लैनेट के बीच का सेपरेशन है, नोट करें। एक लाइन चाहो तो लिख लो, सबसे पहले लिखो अ डबल स्टार सिस्टम, लिख रहे हो, अ डबल स्टार सिस्टम रोटेट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अ डबल स्टार सिस्टम रोटेट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। बाकी लिख लो जो लिखा हुआ है, यहां से उधर, ये लास्ट में, उल्टा पुल्टा मत लिखना। क्या क्या, फिर से बोलो। मास छोटा होगा तो सेंटर ऑफ मास उससे दूर लाई करेगा बच्चे, दूर लाई करेगा। देखो ना, R1 में M2 आता है, R2 में M1 आता है, फील करो, R1 में M2 आता है। तो अगर M2 का वैल्यू बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा, मतलब R1 का वैल्यू बहुत बड़ा, R1 का वैल्यू बहुत बड़ा मतलब यहां से बहुत दूर लाई करेगा, समझ रहे हो। अरे फील करने वाली बात है ना, ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास कि हल्के वाले के पास, कोमा में चला गया। हाँ भाई ठीक है, चलो लिख लो तुम लोग। नेटवर्क ठीक नहीं है, अरे अरे गर्म पानी का है, प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया। गर्म पानी को प्लास्टिक के बोतल में डालने से क्या होता है?
मिटाया जाए? तो आज तुम लोग क्या घर से क्लास कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो घर पे? नहीं, खा पी के एकदम कंबल के अंदर बैठ के। देखिए, हाँ सर। ये हाँ सर कौन है? इरीना टेका है क्या? नमक तेल भात। एंगुलर स्पीड सेम, ओमेगा सेम होगा, v1 v2 डिफरेंट होगा। अर्थ और मून भी डबल स्टार सिस्टम है, सही बात है। नहीं, अरे मैंने बोला ना, अर्थ और मून के कहानी में मैंने बताया ना कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, मून का मास बहुत कम है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे मतलब अर्थ के पास ही लाई करता है, समझ रहे हो? अर्थ के पास। अरे तीसरा मोशन फील नहीं होता है भाई, तीसरा मोशन नेग्लेक्टेबल है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। वो होता होगा, ये होता होगा, कहां पे होता होगा? जब दो भारी भारी प्लेनेट मिलता होगा आपस में, समझ रहे हो? दोनों हेवी हेवी प्लेनेट है, तब उस केस में एक्चुअली में ऐसा होता है। अर्थ और मून के केस में इसका फील ही नहीं आएगा तुमको। मून ये पास में है और उसका वेट बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। चंदा मामा, चंदा को मामा किसने बनाया, सूरज को चाचा किसने बनाया? सॉन्ग राइटर ने बनाया ना। हो गया इधर? चलो सवाल करते हैं, कुछ और सवाल आज कर लेते हैं। बोलूं? लिखो। The distance of two planets from the sun, the distance of two planets from the sun are 10 to the power 13 and 10 to the power 12 meter respectively. Distance of two planets from the sun are 10 to the power 13 and 10 to the power 12 meter respectively. Full stop. The ratio of time periods of these two planets is, the ratio of time periods of these two planets is, इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताओ जल्दी से सब लोग। ठीक तो नहीं हुआ है अभी बट मेडिसिन खाया था कल तो थोड़ा रिलीफ है। सही है। जुकाम
can't be created, can't be destroyed. It can be transferred from one body to another body only. आंसर कोई बोलेगा? अरे पढ़ाया तो था, टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये फिर से तो आ गया यार, आर क्यू के। करो जल्दी। T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यू। खत्म, इतना ही तो सवाल है। हंड्रेड इज टू 1। टेन रूट 10 इज टू 1। 10 रूट 10 इज टू 1। हाँ सही है। ये R1 है, ये R2 है। हम जानते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, यानी कि T1 बाई T2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यू। ऐसा ही लिखा जाएगा, यानी कि T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2। R1 का वैल्यू है 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 12 होल क्यू। ये देखो 10 टू द पावर 12 से 13 गया, यानी कि T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1000 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो T1 बाई T2 इक्वल टू कितना? 1000 का रूट कितना होता है? रूट 1000 इज टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट 10 डिवाइडेड बाई 1। सही बात। ला 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 ला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the gravitational force between two objects, next question, if the gravitational force between two objects is proportional to 1 by r, gravitational force between two objects is proportional to 1 by r, where r is separation between them. If gravitational force between two objects is proportional to 1 by r, where r is separation between them, then a particle in a circular orbit, under such force in circular orbit under such force would have its orbital speed v, proportional to ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर टू द पावर 0। प्रोपोर्शनल टू, ये चार ऑप्शन। निकाल पहले, बिना निकाले आर स्क्वायर बोल देता है। दिल में हो तुम, 1 बाई आर स्क्वायर गलत। अरे हम क्या लिखते हैं, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका स्पीड अगर v है
और इस पे लग रहा है एफ जी, तो इधर कौन लगा करता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, अगर इसके बीच का सेपरेशन आर है तो, यही ना, एक ही तो फोर्स बार बार बैलेंस कर रहे हैं यार, कहाँ दूसरा कुछ आ रहा है, एफ जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब मजे वाली बात यह है कि आपको दिया हुआ है कि एफ जी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इस बार एफ जी जो है वो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर नहीं है, एफ जी प्रोपोर्शनल दिया है 1 बाई आर के, तो क्या मैं एफ जी को के बाई आर लिख सकता हूं, कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्या, तो एफ जी के जगह पे अगर मैं रख दूं के बाई आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, तो क्या आर ने आर को मार दिया, बोलो ना, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया बच्चों k बाई एम, यानी कि v का वैल्यू आ गया अंडर रूट k बाई एम। बताओ इसमें r आया है क्या, नहीं आया, तो क्या r से r के प्रोपोर्शनल होगा या r से इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट मतलब r टू द पावर 0 यानी कि 1, यानी कि v r पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सही बात है। लिखो नेक्स्ट, एक और सवाल लिखो। द लार्जेस्ट, ये हो गया सबका, लिखो द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन are r1 and r2, the largest and the shortest distance of the earth from the sun are r1 and r2. Then find distance of find its distance from the sun, find its distance from the sun find its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis, when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun, when it is perpendicular, when it is at the perpendicular from the major axis of the orbit drawn from the sun। सवाल समझ आया ये मैं, when it is at the perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun, of the orbit drawn from the sun। ये इलिप्स का सवाल लग रहा है बच्चों, ऐसा मुझे लग रहा है सवाल सुन के, याद करो ये होता था मेजर एक्सिस है ना, और ये होता था माइनर एक्सिस, यहां पे हुआ करता था सन फोकस पे, याद है, अर्थ घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो बोला कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ का, क्या ये वाला मैक्सिमम बोलते थे यहां से यहां तक, तो उसने ये वाला डिस्टेंस दिया है r1, और जो मिनिमम डिस्टेंस था उसको हम लोग वहां पे r1 बोलते थे, यहां पे r2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्थ जब यहां पे है तो उसका सन से डिस्टेंस r1 है, जब यहां पे है तो उसका सन से डिस्टेंस r2 है। तुमको पूछ रहा है अर्थ का डिस्टेंस सन से कितना है जब वो कहां पे है, इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले लाइन पे है,
यानी कि जब यहाँ पे है, तो जब अर्थ यहाँ पे है तो उसका सन से डिस्टेंस निकालना है भाई। क्या निकाल सकते हैं हम? R1 R2 के टर्म में निकालना है। निकालो तो, ट्राई करो एक बार। कहाँ से निकालना है इसका डिस्टेंस? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम दिस सन। कुछ और निकाल के रखा है। कैसे निकालें यार? छोड़ो ये सब, हटाओ, बताओ कैसे निकालें? ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हम इसको बी बोला करते थे, याद है? बी, ये वाला डिस्टेंस बी होता था, और हाँ, और ये वाला डिस्टेंस ए हुआ करता था, है ना? ए। तो क्या होता था बताओ? R2 का वैल्यू क्या होता था? R2 होता था A इंटू 1 माइनस ई, है ना? और R1 हुआ करता था A इंटू 1 प्लस ई, मैक्सिमम जो डिस्टेंस था, याद आ रहा है? और B का वैल्यू हुआ करता था बच्चों कितना? B का वैल्यू A अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता था। तो ये तो B हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला AE होता था, AE, हाँ। तो ये B है, ये AE है, यानी कि ये वाले ट्रायंगल को अगर देखो, पता नहीं वो क्या पूछ रहा है, मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है वो ये पूछ नहीं रहा है, फिर भी ये AE है और ये B होता था, है ना? तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है जो मुझे निकालना है? अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको R1 R2 के टर्म में चेंज करना है हमको। तो B का वैल्यू तो ये रहा, B का वैल्यू उठा के अगर यहां रख दूं तो ये हो जाता अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो देखो ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, रूट चला गया। तो ये बन गया बच्चों कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर उड़ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो ए के बराबर आ गया, है ना? ए, अब ए का वैल्यू, अरे रुक जा, ए का वैल्यू कैसे निकलेगा R1 R2 के टर्म में? ए का वैल्यू R1 प्लस R2 ए होगा, हट, R1 प्लस R2 2A होगा ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2A, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2A, तो A का वैल्यू कितना? R1 प्लस R2 बाई 2, ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन? R1 प्लस R2 बाई 2 ऑप्शन ही नहीं है ये तो। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ तो कर रहा है सवाल में ही कुछ गड़बड़ है। इसका आंसर दिया है 2R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आंसर इसका यही होगा, लिख लो, इसको नोट कर लो तुम। लेकिन सवाल में कुछ और पूछा है, सवाल का लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। हाँ, सेमी मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस का आधा, हाँ हाँ
हाँ हाँ, सेमी मेजर एक्सिस का आधा, मतलब सेमी मेजर एक्सिस का आधा नहीं, मेजर एक्सिस का आधा। क्या क्या b/2 कैसे? ये वाला, ये b होता है बच्चे, ये b होता है, ये टोटल 2b होता है, ये b ही होता है। नहीं नहीं ठीक है, हमने जो सवाल लिखा है उसका आंसर यही है, उसने कुछ और पूछा है, उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। उसका आंसर आ रहा है 2r1r2 r1 2r1r2 बाई r1 प्लस r2, यानी कि वो निकालना चाह रहा था, अब वो b का वैल्यू पूछा है यार इन टर्म्स ऑफ r1 r2। लेकिन लैंग्वेज गलत है उसका, पढ़ते ही लग गया था कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा ए बच्चे? ये वाला, ये बताया था बच्चे, इलिप्स याद करो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए ही होता है। इलिप्स जब क्लास में करा रहा था थोड़ा सा, इलिप्स फॉर ग्रेविटेशन, ये ए ही होता है, ये फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ही होता है। हाँ हाँ बी पूछा है वो, मैं समझ गया, वही आंसर है इसका, 2r1r2 बाई r1 प्लस r2, वो बी का ही वैल्यू आएगा। छोड़ो, लेकिन लैंग्वेज में तो उसने फ्रॉम सन से पूछा है भाई, तो यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है। नेक्स्ट लिखो, सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन, लिखो, सैटेलाइट ए ऑफ मास m, ए कैपिटल ए, सैटेलाइट ए ऑफ मास m, mass m is at a distance r, small r, from the surface of earth, is at a distance r, small r, from the surface of earth, full stop. Another satellite b, another satellite b of mass 2m is at a distance of 2r. Another satellite b of mass 2m is at a distance of 2r from the earth's surface. Then find ratio of their time periods. Find ratio of their time periods. चलो बताओ जल्दी से। ये भी तो वही सवाल है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। ये तो बन जाएगा सबका, वही T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यू। मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, करता है क्या? सबका आ गया 1/2√2, 1/2। हाँ नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो।
स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, लिखो, स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. Escape velocity of a body on the earth 11.2 kilometer per second. Escape velocity of a body on the earth surface is 11.2 kilometer per second. Full stop. If mass of earth is doubled and radius becomes half, if mass of earth is doubled and radius becomes half, then find new escape velocity. बताओ, फाइंड न्यू escape velocity. अगर मास को डबल कर दिया जाए, रेडियस को आधा कर दिया जाए, तो न्यू escape velocity कितना होगा? अरे बोलो यार, ऐसे ही बोलने वाला आंसर है ये तो. डबल हो जाएगा और क्या होगा. क्या था एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, याद करो ना, क्या था? अंडर रूट 2g_me/re, यही था ना. इसका वैल्यू गिवन है बच्चों 11.2. उसने बोला इसको डबल करो, यानी कि अंडर रूट 2me डिवाइडेड बाई इसको आधा करो re/2. तो ध्यान से देखो, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो जाता अंडर रूट 2 मिलके हो गया 4 इंटू 2g_me/re हुआ. ये 4 बाहर आके 2 बन गया, 2 अंडर रूट 2g_me/re, और इसका वैल्यू गिवन है 11.2, तो 2 टाइम्स हो गया ना, 22.4. बात समझ आ रहा है? डबल हो जाएगा. देखो, at what height from the earth's surface the gravitational potential and the value of small g are -5.4 into 10 to the power 7 joule per kg square and 6 meter per second square. सवाल समझ में आया? At what height from the earth's surface the gravitational potential and value of small g, ये v है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ये स्मॉल g का वैल्यू है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल बी -5.4 into 10 to the power 7 एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि हाइट निकालना है, कितने हाइट पे जाने के बाद ये वैल्यू मिलेगा. निकालो जल्दी से. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था, याद है? निकालो.
आया किसी का? ऑप्शन दे दूं क्या? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसका 1600 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन इज 1400 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 2000 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 2600 किलोमीटर। बताएं। हाँ जी, पोटेंशियल कितना होता था? माइनस जीएम बाई आर। और जी का वैल्यू क्या था? अरे स्मॉल जी का फॉर्मूला माइनस जीएम बाई सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ना, ये तो था। हाँ, जीएच वाला जीडेक्स वाला फॉर्मूला ना। ऑप्शन में कितना किलोमीटर दिया है? 2000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। वो वाला लगाएं क्या? ऑप्शन देख के तो लग रहा है मतलब 1000 किलोमीटर से तो ज्यादा ही है सब, नहीं? 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो क्या था फॉर्मूला? जी डैश इक्वल टू क्या था? जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, ये वाला था। इससे निकलेगा क्या? एच निकालना है अपने को। क्या नेट स्लो है? कहाँ नेट स्लो है? नहीं है नेट स्लो, ठीक है। हाँ जी लगाओ। अपने को हाइट निकालना है, एक ही हाइट दिया है, मतलब दोनों के लिए सेम ही एक्सप्रेशन यूज करना है, दोनों के लिए एच ही यूज करना है अपने को, यही ना? करो करो। भी का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू दिया है, बाकी सब तो पता है ही, लेकिन ये जी एम वी एम कट जाता तो अच्छा होता यार। ये जी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता था? और कैपिटल जी कैपिटल एम का वैल्यू रखेंगे, काफी लंबा लंबा चौड़ा बन जाए। क्या? पोटेंशियल यूज करने पे ईजी तो क्या ही होगा, पोटेंशियल कितना गिवन है देखो ना, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू जी एम बाई आर। बड़ा गंदा एक्सप्रेशन है यार। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई ये आर। यहाँ से आर निकालो, कितना आ रहा है? जान निकल जाएगा, जान तो नहीं निकलेगा सर। 24, 24 में से 11 गया, कितना बचा? 13। तो इधर बचा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई, इधर से गया 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना? 5.
6 से गया 5.4, कितना 0.9, एक और, तो ये 6.67 डिवाइड बाई 0.9 और ये कैंसिल हो गया तो ये तो 10 टू द पावर 6 बचा। इसको देखो तो कितना आ रहा है 6.67 बाई 0.9 यानी कि 667 बाई 90, सॉरी 6670 बाई 9, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 7 से उड़ा 6 बचा। अरे यही आ रहा है ना, ये तो बताओ पक्का। और ये स्मॉल आर का वैल्यू, हम ये आर तो बच्चे सेंटर से होता है ना, अपने को तो अर्थ सरफेस से निकालना है ना, तो आर को लिख लो आर ई प्लस एच इक्वल टू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ से एच निकालना है अपने को, तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस आर ई का वैल्यू कितना होता था 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसको लिख लो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसको लिख लो कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, सही बात। 7.4 माइनस 6.4 कितना 1 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना मीटर ना, तो 1000 किलोमीटर, ऑप्शन में है ही नहीं था 1000, क्या जी का वैल्यू वेलोसिटी कहाँ है भाई, अरे माइनस तो मैग्नीट्यूड है ना यार, वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ो, उसका दिक्कत थोड़ी है, वेलोसिटी नहीं है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली पकड़ना पड़ेगा क्या 1240 आया तो तब भी नहीं, 1 माइनस 2h बाई आर लगा सकते थे ना, कितना किलोमीटर तक था वो, तब कहाँ लगेगा वो तो कौन सा लगाना पड़ेगा फिर ये वाला फॉर्मूला, ये भी लगा के देख लिया क्या, जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, यही था। तो वही मैं सोच रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें दोनों निकले बच्चे, समझ रहे हो। एक बार तुम लोग पीछे जाओ, एक बार पीछे जाओ, रुको हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, v का वैल्यू माइनस जीएम बाई कितना r प्लस एच, या फिर स्मॉल r ही रखो, चलो कोई बात नहीं, स्मॉल r ही रखो, तो g का वैल्यू कितना माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, तो ये भी आर ई प्लस एच है, ये भी आर ई प्लस एच है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है, यही लग रहा है कि दोनों का वैल्यू इक्वेट करना चाहिए अपने को। दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चे, v बाई जी कितना आता बताओ तो, जीएम कैंसिल हो जाता, 1 बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना r बचता ना, v बाई जी इक्वल टू आर, v का वैल्यू रखो जरा, v कितना दिया था 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाई जी कितना दिया था बच्चे 6 या 6.4 6 इक्वल टू आर का मतलब आर ई प्लस एच, यहां से एच निकालो तो कितना आ रहा है, ये हो गया 0.9, वही तो माइनस आर ई करो तो कितना आ रहा है ये 0.9 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 6400 इंटू 10 टू द पावर 3,
तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁶, 9 इंटू 10⁶ माइनस इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁶, नहीं सही लिख रहा हूं? कितना आया? 2.6 आया क्या? 2.6 इंटू 10⁶, यानी कि 2600। हाँ बच्चे, क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चे, उसको बोलना चाहिए था, क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, लेकिन वो करवाना यही चाहता था क्योंकि ऑप्शन में एक ही चीज दिया है, देख रहे हो, मतलब एक ही डिस्टेंस दिया था उसने, एक ही डिस्टेंस दिया था, मतलब वो दोनों के वैल्यू को साथ में लेके चलने के लिए बोल रहा था, बट क्लियरली मेंशन तो यहां भी नहीं था। सही बात है, इसको मिटा दो, वहां से लिखो, ये सही है। अरे माइनस यार, वो छोड़ो हटाओ, मैग्नीट्यूड में हम सॉल्व कर रहे हैं हमेशा। ठीक है, इसके सवाल कर सकते हो तुम, ठीक है ना? मैक्सिमम सवाल मैं देख लिया कर पाओगे, कुछ खास नहीं है, जितना पढ़ाया मैंने उसका फॉर्मूला दिमाग में रखना ध्यान से। हर जगह घूम फिर के एक ही चीज़ें पूछी गई हैं, स्केप वेलोसिटी निकालो, जी का वैल्यू निकालो, टाइम पीरियड के बारे में सवाल है, और वाइटल स्पीड के बारे में सवाल है, एनर्जी के बारे में सवाल है, ठीक है ना? सुन रहे हो? तो हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, कुल मिला के चैप्टर आसान था। कुछ खास नया सवाल इसमें दिख ही नहीं रहा है, सब वही है, घूम फिर के वही पूछ रही है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, याद है वो एक्सप्रेशन लिखाया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो काइनेटिक और पोटेंशियल कितना होता था? आधा होता था क्या? माइनस की बात नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा। उसके ऊपर भी सवाल है। ठीक है, तुम लोग सवाल सॉल्व कर लेना इसका, ठीक है? हम अपने तरफ से चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आज के लिए क्लास इतना ही। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में सर से बात कर लेता हूँ एक बार, क्या पढ़ाना है मुझे। बोल तो रहते सर सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो अगर वहाँ पे हुआ तो सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी हो सकता है, पता नहीं, लेट्स सी।